लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री। ये आपका क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। So let's study about what chemical reactions is. A chemical reaction is a process that leads to the transformation of one set of chemical substance to another. क्या होगा, कुछ एक सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस होंगे, वो चेंज होंगे, ट्रांसफॉर्म होंगे किसी दूसरे सेट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस में। ठीक है, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स हैं हमारे पास केमिकल रिएक्शन के। जैसे कि अगर आप दूध को देखें तो दूध की जब हम दही जमाते हैं या फिर दूध को हम रूम टेम्परेचर पे छोड़ दें तो वो खराब हो जाता है, तो दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास अगर कोई भी आयरन नेल है, कील है आपके पास, अगर आप उसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज कर दें, ह्यूमिड एनवायरनमेंट में, तो उस पर रस्ट लग जाएगा, जंग लग जाएगा, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। जो ग्रेप्स हैं, जो फ्रूट्स हैं आपके, वो पक जाते हैं, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। हम जो सांस लेते हैं, वी रेस्पायर, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन, क्योंकि हम क्या करते हैं, हम एनवायरनमेंट से ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, जो इंटरनल कहीं ना कहीं हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म होता है, जो क्या करता है, ऑक्सीजन एज अ रिएक्टेंट लेता है और फाइनली जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एज अ प्रोडक्ट निकल जाता है। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। फाइन, नेक्स्ट वी हैव कि हमें पता कैसे चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है, व्हाट आर द इंडिकेशंस दैट विल टेल कि हाँ अभी एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। तो कुछ चीजें हैं जो आप ऑब्जर्व करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि इस पर्टिकुलर चीज में, इस पर्टिकुलर प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन परफॉर्म हुआ है। द फर्स्ट इज चेंजिंग कलर, किसी ना किसी तरीके से जो आपका सब्सटेंस है उसका कलर चेंज हो जाएगा। जैसे कि हमने बोला, अगर हम एक आयरन नेल लें, उस पर रस्ट लग जाएगा तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई भी केमिकल रिएक्शन जब परफॉर्म होगा, अगर उसमें कोई गैस निकल रही है, इवोल्यूशन हो रहा है किसी भी गैस का, दैट इज ऑल्सो अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट वी हैव चेंज इन टेम्परेचर, यू कैन फील, अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन परफॉर्म कर रहे हैं और उसमें आपकी हीट निकल रही है तो टेम्परेचर जो है आपका वो चेंज हो जाएगा। एंड द लास्ट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, और यू कैन से द चेंज इन द स्टेट, किसी ना किसी तरीके से लिक्विड गैस में चेंज होगा, आपका लिक्विड सॉलिड में चेंज होगा। सो दीज ऑल आर द इंडिकेशंस जिससे आपको पता चलेगा कि हमारी जो केमिकल रिएक्शन है वो परफॉर्म हुई है। नेक्स्ट इज, अब केमिकल इक्वेशन क्या होता है। हमने केमिकल रिएक्शन पढ़ा, ठीक है, कि कुछ भी जो भी केमिकल चेंजेस होंगे हमारे पास, उसको हमने केमिकल रिएक्शंस बोल दिया। अब इसको, इसी चीज को जब हम इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसे क्या बोलेंगे, केमिकल इक्वेशन। A chemical equation is a symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula. ठीक है, जो केमिकल इक्वेशन है वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है उसी केमिकल रिएक्शन की जिसकी हमने अभी तक बात की है। लेकिन हम इसमें क्या यूज करेंगे, हम इसमें सिंबल यूज करेंगे और फार्मूलेज यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। सो हियर व्हाट वी हैव यूज, कि हमने मैग्नीशियम यूज किया, हमने इसको रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और फाइनली एज अ प्रोडक्ट हमें क्या मिला, मैग्नीशियम ऑक्साइड मिला। तो यहाँ पे केमिकल चेंज हुआ। केमिकल चेंज क्या हुआ, जहां पे दो सब्सटेंस से मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो आपस में रिएक्ट किए और फाइनली उन्होंने हमें एक थर्ड सब्सटेंस दिया, दैट इज मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसी में हम देखते हैं कि रिएक्टेंट्स कौन से हैं और प्रोडक्ट कौन से हैं। वो दो सब्सटेंस जो केमिकल चेंजेस जिन पर होंगे, the substances that undergo chemical change in the equation, that is in this case magnesium और oxygen, वो हमारे क्या होंगे, reactants होंगे। और जो फाइनल प्रोडक्ट, जो न्यू सब्सटेंस हमें मिलेगा आफ्टर द रिएक्शन, तो वो हमारे पास क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। सो टू थिंग्स वी हैव, रिएक्टेंट्स एंड द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज वर्ड इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन, a word equation shows change of reactants to the product through an arrow placed between them। एक हमने सिंपल सी इक्वेशन लिखी जिसके हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा, रिएक्टेंट्स लिखे। जितने भी रिएक्टेंट्स थे हमने सारे कहाँ लिखे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखे, और उन सबके बीच में हमने एक साइन डाला, वो साइन क्या था, प्लस साइन। ठीक है, इसी तरीके से जितने भी हमारे पास प्रोडक्ट्स आए वो हमने कहाँ लिखे, राइट हैंड साइड पे लिखे, और प्लस उसमें हमने क्या डाला, प्लस साइन बिटवीन देम। The arrowhead points toward the products and shows the direction of the equation। जो arrowhead होगा वो हमारा कहां से कहां शो करेगा, वो हमारा शो करेगा रिएक्टेंट से
प्रोडक्ट्स की तरफ, कि हमारे पास इनिशियली क्या थे, रिएक्टेंट्स थे, इन्होंने आपस में रिएक्ट करा और जो फाइनल प्रोडक्ट हमें मिला वो हमारे पास ये था। तो जो एरो है दैट विल पॉइंट टुवर्ड्स द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज स्केलेटल इक्वेशन। हमने एक इक्वेशन लिख दी, हमने सिंपल सी चीज लिख दी कि जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिले तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड मिल गया। जब हमने ये इक्वेशन लिखी तो हमने सिर्फ ये बताया कि हमारे पास रिएक्टेंट कौन से थे और हमारे पास प्रोडक्ट कौन सा है, लेकिन हमने अभी तक इन्हें बैलेंस नहीं किया है। ठीक है, मैग्नीशियम के यहाँ पर कितने मॉलिक्यूल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं, राइट हैंड साइड में कितने हैं, हमने अभी तक इन्हें बैलेंस नहीं किया। हमने सिर्फ क्या बताया है कि हमारे पास ये रिएक्टेंट्स हैं और ये प्रोडक्ट है। ठीक है, इसी तरीके से हमने बोला कि जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं तो हमें मिलता है H2O वाटर, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि यहाँ पर कितने हमने एटम्स यूज किए हैं हाइड्रोजन के, कितने हमें फाइनल प्रोडक्ट में मिले हैं। सो हमने बैलेंसिंग की अभी तक कोई बात नहीं की, सिर्फ हमने ये बताया है कि रिएक्टेंट्स क्या हैं और प्रोडक्ट्स क्या हैं। Skeletal equations are those equation which shows the reactant and product so formed without balancing them. हम इनके बैलेंसिंग की कोई बात नहीं कर रहे, हम इन्हें अनबैलेंस्ड इक्वेशंस भी बोल सकते हैं। Now, what are actually the balanced equations? तो बैलेंस्ड इक्वेशंस हमारे पास क्या होती हैं? देखो, एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होता है कि जितना हमने रिएक्टेंट लिया उतने ही हमारे पास प्रोडक्ट्स बनेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने रिएक्टेंट्स में ज्यादा एटम्स ले लिए और प्रोडक्ट्स में आपके पास कम एटम्स आ गए, नहीं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास तो हमेशा रहेगा, जितने आपके लेफ्ट हैंड साइड में एटम्स होंगे उतने ही आपके राइट हैंड साइड में एटम्स होंगे। द केमिकल इक्वेशन नीड्स टू बी बैलेंस्ड सो दैट इट फॉलोज द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। A balanced chemical equation occurs when the number of different atoms of elements in the reactant side is equal to that of the product side। जब हमारे पास number of atom reactant side पे equal होंगे to that of the product side, जितने हमारे पास number of atoms reactant side पे होंगे उतने ही हमारे पास कहाँ होने चाहिए, प्रोडक्ट साइड पे होने चाहिए। तब हम कहेंगे कि जो हमारी इक्वेशन है वो कैसी है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। सो अब क्वेश्चन ये बनता है कि हमें पता कैसे चलेगा कि कोई इक्वेशन बैलेंस है या नहीं है, या फिर अगर वो बैलेंस नहीं है तो हम उसे बैलेंस करेंगे कैसे। लेट्स सी अ सिंपल, वेरी सिंपल एग्जांपल। हमने यहाँ पर एक इक्वेशन ली, इस इक्वेशन में क्या हो रहा है, जो मीथेन है हमारा CH4 वो हमारा रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो हमें मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। फाइन, दिस इज अ रिएक्शन बिटवीन मीथेन एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अब जब इस इक्वेशन को आप एक बार ध्यान से देखो, ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड है, ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड है। अब रिएक्टेंट साइड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट है, वी हैव कार्बन, वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव ऑक्सीजन। सेम यही सारे एलिमेंट्स हमें कहाँ मिलेंगे, प्रोडक्ट साइड पे मिलेंगे, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन। नाउ वी विल राइट द नंबर ऑफ एटम्स जो हमारे पास रिएक्टेंट साइड में है और जो हमारे पास प्रोडक्ट साइड में है। रिएक्टेंट साइड में कार्बन के कितने एटम्स है हमारे पास, 1, सो विल राइट 1। फाइन, हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट है हमारे पास, 4, सो विल राइट 4। ऑक्सीजन के कितने एलिमेंट है हमारे पास, 2, सो वी विल राइट 2। इन द सेम वे ऑन प्रोडक्ट साइड वी विल राइट कि कार्बन के कितने एटम्स है हमारे पास, 1, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3 कैसे, दिस इज 2 एंड दिस इज 1, सो 2 + 1 टोटल हमारे पास ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं यहाँ पर, 3 एंड हाइड्रोजन वी हैव 2। फाइन, सो हमने दोनों तरफ लिख लिया कि हमारे पास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में कौन कौन से एलिमेंट के कितने कितने एटम्स है। नाउ विल सी कि हाउ वी विल बैलेंस इट। अब हमने देखा कि जो कार्बन है वो दोनों साइड ऑलरेडी 1 है, सो कार्बन एटम्स आर ऑलरेडी बैलेंस्ड। अब हम देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन व्हाट वी हैव कि एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन कितना था, 4 था, और एक तरफ हमारे पास हाइड्रोजन कितना था, 2 था। सो वी सिंपली नोस कि अगर हमें दूसरी तरफ भी 4 करना है, सो विल मल्टीप्लाई इट बाय 2। तो ये जो इक्वेशन है हम क्या करेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। So when we multiply it by 2, then the both side will get hydrogen atom, that is 4. Initially we have hydrogen 2 here, so we multiply it by 2, तो हमें क्या मिला, 4। So अब दोनों तरफ हमारे पास हाइड्रोजन के एटम्स कितने हैं, 4 and 4। So हमारे पास कार्बन बैलेंस्ड है, अब नाउ हमारे पास हाइड्रोजन एटम्स भी बैलेंस्ड है। अब लास्ट हमारे पास क्या बचा, ऑक्सीजन।
तो अब हम ऑक्सीजन को देखें तो यहां पर ऑक्सीजन कितना है 2, और अब जो पहले हमारे पास ऑक्सीजन 3 था, हम हर बार जब भी आप कोई एक एलिमेंट को बैलेंस करेंगे तो पूरी की पूरी इक्वेशंस के सारे एलिमेंट के एटम्स को आप फिर से कैलकुलेट करेंगे। सो नाउ द ऑक्सीजन इज 2 यहां पर है और 2 विल मल्टीप्लाइड इट बाय 2, तो यहां पर भी कितने हो गए 2, तो हमारे पास अब टोटल ऑक्सीजन कितने हो गए 4। सो नाउ हियर वी हैव 2, यहां पर हमारे पास 4 है। सो अगेन अब हमें इन्हें बैलेंस करना है, तो हम इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, सो दैट दोनों तरफ हमारे पास ऑक्सीजन क्या हो जाए 4 एटम्स हो जाएं। सो नेक्स्ट व्हाट वी विल डू कि हम यहां पर किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसके फिर से इस इक्वेशन के हम फिर से एटम्स कैलकुलेट करेंगे। वी हैव कार्बन 1 बोथ साइड, वी हैव हाइड्रोजन 4 बोथ साइड एंड वी हैव ऑक्सीजन 4 बोथ साइड। तो अब ये जो इक्वेशन है ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है, बैलेंस्ड इक्वेशन है। जब आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में आपके जितने भी एलिमेंट हैं सबके जो एटम्स हैं जब वो इक्वल हो जाएंगे तो हम क्या बोलेंगे, जो केमिकल इक्वेशन है वो हमारी क्या है, बैलेंस्ड है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं। Zn plus H2SO4 gives you ZnSO4 plus H2। We have जिंक, जिंक का हमने रिएक्ट किया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो हमें क्या मिला, हमें मिला जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन। ठीक है, अब हमें यहाँ पर एलिमेंट्स देखने हैं, तो सबसे पहले तो हम देखेंगे हमारे पास एलिमेंट कौन से हैं। वी हैव जिंक, वी हैव हाइड्रोजन, वी हैव सल्फर एंड वी हैव ऑक्सीजन। अब यहां पर रिएक्टेंट साइड है और यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट साइड में जिंक के कितने एटम्स हैं, जस्ट चेक, वी हैव 1, तो हमने यहां पर लिखा 1। इन द सेम वे प्रोडक्ट साइड में हमारे पास जिंक के कितने एलिमेंट हैं 1, तो हमने यहां क्या लिखा 1। नाउ मूव टू द हाइड्रोजन। रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन के कितने एटम्स हैं 2, तो हमने यहां लिखा 2। प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन के कितने एलिमेंट हैं 2, तो हमने यहां पे क्या लिखा 2। नाउ मूव टू द सल्फर। रिएक्टेंट साइड में सल्फर के कितने एलिमेंट्स हैं, जस्ट चेक हियर, वी हैव 1, सो हमने यहां पे क्या लिखा 1। इन द सेम वे प्रोडक्ट साइड में हमारे पास सल्फर के कितने एटम्स हैं 1, तो हमने यहां क्या लिखा 1। द लास्ट इज ऑक्सीजन। रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितनी है हमारे पास 4, और प्रोडक्ट साइड में हमारे पास ऑक्सीजन कितनी है, दैट इज ऑल्सो 4। तो जब आपने इस टेबल को चेक किया कि आपने देखा कि ये हमारे पास रिएक्टेंट साइड है, ये हमारे पास प्रोडक्ट साइड है, और हमने इंडिविजुअल एलिमेंट के एटम्स को कंपेयर किया, तो हमने देखा ये तो ऑलरेडी कैसी इक्वेशन है, दैट इज दिस इज ऑलरेडी अ बैलेंस्ड इक्वेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑलरेडी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसे बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ये हमारे पास बैलेंस्ड इक्वेशन है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट एग्जांपल। Fe plus H2O gives you Fe3O4 plus H2। जैसे अगेन हम एक टेबल बनाएंगे, इस तरफ हम लिखेंगे सारे एलिमेंट्स, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं हमारे पास। वी हैव आयरन, वी हैव हाइड्रोजन एंड वी हैव ऑक्सीजन। फाइन, यहां पर हम लिखेंगे रिएक्टेंट्स और यहां पर हम लिखेंगे प्रोडक्ट्स। रिएक्टेंट में आयरन के कितने एटम्स हैं हमारे पास 1, प्रोडक्ट में हमारे पास कितने हैं 3। हाइड्रोजन के रिएक्टेंट साइड पर कितने हैं 2, और प्रोडक्ट साइड पे कितने हैं 2। ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पर कितना है 1, और प्रोडक्ट साइड में कितना है 4। ये हमने एक जनरल सी टेबल मेंटेन कर ली, सो डेट वी गेट टू नो कि किस तरफ हमारे पास कौन से एलिमेंट के कौन से एटम्स हैं। अब हमें शुरू कैसे करना है, आइडियल अप्रोच हमारे पास क्या रहती है, हम वहां से शुरू करते हैं जहां पर हमारे पास हमें मैक्सिमम नजर आ रहा हो। सबसे ज्यादा बड़ा नंबर आपको यहाँ पर क्या नजर आ रहा है 4। सो एज वी कैन सी कि प्रोडक्ट साइड पर जो ऑक्सीजन है वो हमारे पास क्या है 4। सो इस ऑक्सीजन को बैलेंस करने के लिए जहां पर भी आपका रिएक्टेंट साइड पर ऑक्सीजन है उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई इट बाय 4, तभी तो ये बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, सो हम इसी इक्वेशन को एक बार फिर से लिखेंगे ऑक्सीजन को बैलेंस करने के बाद। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, Fe plus 4H2O, it will give you Fe3O4 plus H2। अब जैसे ही आपने एक एलिमेंट को बैलेंस किया, आपको यही टेबल फिर से बनानी पड़ेगी। ठीक है, अब हम फिर से देखेंगे कि हमारे पास आयरन के कितने एलिमेंट हैं, इस तरफ 1 है और प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं, अब हाइड्रोजन चेंज हो गए, यहां पर हमारे पास हाइड्रोजन कितने हो गए 8 हो गए,
और इस तरफ हमारे पास प्रोडक्ट की तरफ हमारे पास कितने हैं 2। ऑक्सीजन अब हमारे पास बैलेंस हो गए 4 and 4। अगेन विल सी कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो चेंज आपको नजर आ रहा है, सबसे ज्यादा एटम्स किसके पास हैं, हाइड्रोजन के पास रिएक्टेंट साइड में। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। सो यहाँ पर 8 है, प्रोडक्ट साइड में 2 है। सो सिंपल मैथमेटिक्स इट इज कि हमें इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, हम उस एलिमेंट को उठाएंगे जहां पर हमारे पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है और उसे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नई इक्वेशन आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, Fe plus 4H2O, it will give you Fe3O4 and now जहां पर हमारे पास हाइड्रोजन है वहां हम किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। एंड अगेन विल चेक कि कौन सा एलिमेंट हमारे पास कितना है। सो हमारे पास 3 एलिमेंट है FeHO। Fe कितना है, रिएक्टेंट साइड में 1, प्रोडक्ट साइड में 3, हाइड्रोजन 8 एंड नाउ कैलकुलेटेड 4 into 2, 4 into 2, so it is 8. Oxygen we have, this is 4 into 1, that is 4 and this is O4, that is also 4. So अब एक एलिमेंट है जो आपका बैलेंस होना रह गया, वो क्या है हमारे पास आयरन। एज वी कैन सी प्रोडक्ट साइड में हमारे पास आयरन कितने हैं 3 और रिएक्टेंट साइड में हमारे पास कितने हैं 1। सो विल मल्टीप्लाई इट बाय 3। सो द न्यू इक्वेशन विल बी, जहां जहां हमें आयरन मिलेगा वहां वहां हम कहां से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से। हमें टोटल 3 चाहिए। तो यहाँ पर आयरन है हमारा, विल मल्टीप्लाइड बाय 3, 3Fe प्लस 4H2O, it will give you Fe3O4 plus 4H2. Now again we'll see whether this is balanced or not. So फिर से हम लिखेंगे, हमारे पास आयरन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है। रिएक्टेंट साइड पर हमारे पास आयरन कितने हैं, कैलकुलेट 3 into 1, that is 3। प्रोडक्ट साइड पर कितने हैं, Fe3, that is also 3। हाइड्रोजन कितने हैं, 4 into 2, that is 8। प्रोडक्ट साइड में कितना है, 4 into 2, that is also 8। ऑक्सीजन हमारे पास रिएक्टेंट साइड पे कितना है, 4 into 1, that is 4 और प्रोडक्ट साइड में कितना है, O4, that is also 4. So now as you can see at the both side reactants as well as on the product side we have equal number of atoms for all the elements. So now this is our final equation and this is our balanced equation. Okay, so the final answer is we need 3Fe plus 4H2O and it will give you Fe3O4 plus 4H2. So ये बहुत जरूरी है कि आप किसी इक्वेशन को बैलेंस करें, क्योंकि हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपने एक आयरन का एलिमेंट दिया और आपको 3 एलिमेंट मिल गए। अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को देखें और थोड़ा सा सोचें कि हमने एलिमेंट तो आयरन का एक दिया और जो फाइनल प्रोडक्ट में हमें मिला, हमें 3 एटम मिल गए। एक एटम आयरन का 3 एटम आयरन तो प्रोड्यूस नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो हमारी इक्वेशन है ये कहीं ना कहीं अनबैलेंस्ड थी और हमें इसे बैलेंस करना पड़ेगा। ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, राइटिंग सिंबल्स ऑफ फिजिकल स्टेट। समटाइम्स व्हाट वी डू, जो हमारे पास केमिकल रिएक्शन गिवन है उसको जब हम इक्वेशन की फॉर्म में लिखते हैं, सो उस इक्वेशंस में हम हर एक एलिमेंट की स्टेट जरूर मेंशन करते हैं। वो स्टेट क्या बताती है कि जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स थे हमारे पास वो किस स्टेट में है, वेदर दे आर गैसियस स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और एक्वस, वो किस स्टेट में है, वो स्टेट हम साथ में मेंशन करते हैं ब्रेसेस में। फाइन, द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर मेंशन्ड अलोंग विद देयर केमिकल फार्मूलाe. The gaseous, liquid, aqueous and solid state of reactants and products are represented by the notions. क्या क्या notations हम use करते हैं, ये notations हम use करते हैं। ठीक है, जो भी मान लो अगर हम आयरन ले रहे हैं, so we'll write आयरन कैसा था, सॉलिड था। अगर हमारे पास प्रोडक्ट में हाइड्रोजन निकल रहा है तो कैसा निकल रहा है, गैसियस निकल रहा है। अगर वाटर निकल रहा है तो कैसा निकल रहा है, लिक्विड स्टेट में निकल रहा है। तो जो भी आपके प्रोडक्ट्स या रिएक्टेंट्स होंगे आप उनके साथ में क्या मेंशन करेंगे, उनके फिजिकल स्टेट्स को मेंशन करेंगे। इसके अलावा हम जो बीच में एरो यूज करते हैं उस एरो पर भी हम कुछ कंडीशंस को स्पेसिफाई कर सकते हैं जो हमारे रिएक्शन की कंडीशंस है, जैसे कि हमने कितना टेम्परेचर लिया इस रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए, कितना प्रेशर लिया, प्लस कैटलिस्ट। कुछ कैटलिस्ट होते हैं जो हमें चाहिए होते हैं किसी रिएक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक में हम इसे भी कवर करेंगे कौन कौन से कैटलिस्ट कैसे कैसे यूज करते हैं। पर अगर हम ये कंडीशंस मेंशन कर रहे हैं तो ये कंडीशन हम कहाँ मेंशन करते हैं, अपने एरो के ऊपर या नीचे, जहां भी आपको ठीक लगे, अबव और बिलो द एरो इन द इक्वेशन।
fine. So in the next topic we will cover about the types of chemical reactions. This is it for the first video, that is कि हमारे पास chemical reactions क्या होती हैं, chemical equation क्या होती है और chemical equation को हम बैलेंस कैसे करते हैं. कुछ और एग्जांपल्स भी हम करेंगे chemical equations को बैलेंस करने के लिए, but that is at the end of the chapter. उसको हम एक्सरसाइज के तौर पे करेंगे. This is only for your theory portion कि अगर हमें किसी भी chemical इक्वेशन को बैलेंस करना है तो कैसे करना है. इन द नेक्स्ट विल स्टडी अबाउट द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस. थैंक यू. होप यू एंजॉयड द वीडियो. प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें. थैंक यू.